अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं आप सब? ऑलराइट, सो जी सर। ओके, सो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, दैट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन में हम ये 4 टॉपिक्स आज करेंगे एंड इफ वी हैव लेफ्ट द टाइम तो हम फिर इसके क्वेश्चन देख लेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग व्हिच इज बीइंग आस्क्ड, that is के you have to know that forces may produce a change in size and shape of the object. अब जो फोर्स है, मतलब इफ आई अप्लाई अ फोर्स, मतलब ये एक लेट्स सपोज ये एक बॉल है, ठीक है, और ये यहाँ वॉल पर है, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, एंड इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस वॉल तो ये स्क्वीज हो जाएगी, मतलब दिस विल बिकम इन एन ओवल शेप. सो इफ दिस हैपेंस, इसका मतलब है फोर्स हैज चेंज्ड द साइज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्वियसली साइज तो नहीं बदला. लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर मैं ये एक वॉल पर, दिस इज द सेक्शन ऑफ अ वॉल, और मैं यहाँ पर जो है एक हैंग करता हूँ चीज, और ये बॉल है, मैं इसके ऊपर लटका देता हूँ. लेट्स सपोज यहाँ पर था, इसकी लेंथ इतनी थी, इट वाज एक्स, या इसकी लेंथ आप कह दो एक्स ही को, ठीक है. अगर आप इस पर एक बॉल लटका देते हो, then so what happens is के there will be a change in length. This string, it can extend. So if this string can extend, तो ये बॉल थोड़ा सा इस string को नीचे ले जाएगा, मतलब ये यहाँ ले गया, ये बॉल यहाँ गया. So this is the change in length. We call this as extension, और extension को हम कहेंगे इस तरह. This is the extension. तो force ने क्या किया? Because यहाँ पर इसका weight था, the weight was being applied, तो वेट ने इसको एक्सटेंड कर दिया. इसका मतलब इसकी इसने साइज बदल दिया जो स्ट्रिंग का था, ठीक है. तो इसका मतलब फोर्स कैन ईदर चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फोर्स जो है, जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज बदल सकता है. ओके, तो ये बात यहाँ पर आपसे पूछी जाती है. नाउ फॉर, अब देखो यहाँ पर ही इज आस्किंग फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट. he is asking that spring constant is force per unit extension. फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन क्या है? मैं अगर यहाँ पर एक बात करूं, मैं बताऊं कि यहाँ पर जो है एक ये सेक्शन ऑफ वॉल है, मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग लटकाया, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर इसकी लेंथ जो है, द ओरिजिनल लेंथ इज एक्स. नाउ इफ आई अटैच सम ऑब्जेक्ट विद इट, ठीक है, अगर मैं इसके साथ जो है ऑब्जेक्ट लगा दूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट लगा दिया विच हैज अ सर्टेन मास, तो इसका वेट बन जाएगा दिस. सो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन, थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा ये. तो जब स्ट्रेच होगा, सो देयर विल बी सम चेंज इन लेंथ, एंड दैट चेंज इन लेंथ इज नोन एज एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. स्प्रिंग जो था वो एक्सटेंड हो गया. नाउ देयर इज एन एट्रीब्यूट. अब देखो यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स है, ये ऑब्जेक्ट गिरा नहीं है, इट इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितनी फोर्स, ये अपनी जगह रुक गया ना, ऑब्जेक्ट हवा में है लेकिन ये रुक गया, तो इसका मतलब है देयर इज सम फोर्स इन द स्प्रिंग. वो फोर्स कितनी है? दैट इज नोन एज द टेंशन फोर्स. और वो टेंशन फोर्स जो होती है वो इस तरह होती है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी.
यहाँ पर देखो जो टेंशन है इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बिकॉज दिस इज इन इक्विलिब्रियम, सो आई कैन से जो टेंशन इन द स्प्रिंग है it is equal to the weight of the object. Alright, so यहाँ पर जो tension force है, how can I calculate this tension force? I can calculate this tension force वो इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ, that force is equals to K into मैं इसको ना I will keep it simple, मैं इसको इसको लेंथ रखता हूँ, इसको लेंथ रखता हूँ, इसको मैं L कह देता हूँ, इसको मैं चेंज इन लेंथ कह देता हूँ डेल्टा एल, या इस पूरी जो चेंज इन लेंथ है, ये जो इसने लेंथ चेंज किया है, जो एक्सटेंशन हुई है, इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ जिस तरह सिलेबस में रिक्वायर्ड है। सो एक्सटेंशन इज बेसिकली चेंज इन लेंथ। फाइनल लेंथ कितनी है, मतलब ओरिजिनल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर्स थी, आपने ये कोई मैस हैंग किया जिसकी वजह से ये 12 सेंटीमीटर हो गया, so extension is 2 centimeters, 12 minus 10। मैं इसके क्वेश्चंस भी करूं, so यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर देखो मैं यहाँ पर ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट अटैच कर देता तो व्हाट कुड हैव हैपेंड, लेंथ ज्यादा बदल जाती, ज्यादा हो जाती, ठीक है। सो उससे मुझे ये पता चलता है कि जो फोर्स है, इससे मुझे ये पता चलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो फोर्स स्प्रिंग पर अप्लाई की जाती है, it is directly proportional to extension। और ये जो फोर्स है इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटेंशन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ, देखो एक्सटेंशन X से लिखा हुआ। so so the thing is if this thing is applied, और ये मैं proportionality constant हटाता हूँ, so there is a constant, ये kx, there is a constant, this constant is known as spring constant। Now I will apply the same thing to a string। ये एक स्प्रिंग है, अब मैं एक स्ट्रिंग के ऊपर लगाऊंगा। स्ट्रिंग का मतलब है आप समझेंगे, लाइक समथिंग जैसे पेंडुलम होता है, या वो मैंने क्या किया, मैंने एक ये सेक्शन ऑफ वॉल लिया, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। अब मैंने जब इस पर जो है, मतलब इसकी लेंथ एल है, अब मैंने क्या किया, आई अटैच्ड अ बॉल टू इट, या इस पे कोई मैंने वेट अटैच कर दिया। जब मैंने इस पे वेट अटैच किया, सो ये जो स्ट्रिंग इट इंक्रीज्ड इन लेंथ। जब ये लेंथ में इंक्रीज हुआ, सो व्हाट वाज द चेंज इन लेंथ, मतलब वो ये लेंथ यहाँ पर आ गई है, वो वेट यहाँ पर ले आया, दिस इज द वेट। और ये जो ये है, ये जो ये चीज है, दिस इज बेसिकली द चेंज इन लेंथ। ये अगर मैं कहूँ, दिस इज बेसिकली दिस थिंग, इट इज द एक्सटेंशन, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो उसको जिसकी वजह से ये स्ट्रेच हुआ है और ये एक्सटेंड हो गई है लेंथ। लेकिन देयर विल बी अ फोर्स इन दिस स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, एंड दिस फोर्स इज नोन एज टेंशन। टेंशन इन द स्ट्रिंग, आप टेंशन लिख सकते हो खाली। नाउ this tension it is equal to the weight of the object, क्योंकि ये वेट अपनी जगह रुका हुआ है। तो यहाँ पर I can say कि जो फोर्स है it becomes directly proportional to the extension। मैं जितनी ज्यादा इस पे फोर्स लगाऊंगा स्ट्रिंग के ऊपर,
उतनी ही ज्यादा एक्सटेंशन हो. So it means that force is directly proportional to the extension. And this is F is directly proportional to X, और ये बन जाएगा F is equals to KX. यहाँ पर भी इस K को मैं स्प्रिंग कांस्टेंट ही कहूंगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं कहूंगा. ये K की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ही कहलाती है. ठीक है. दिस, लेकिन इन पास्ट पेपर्स यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्प्रिंग. ये वाला कॉन्सेप्ट वो यहाँ पर इस तरह एलैबोरेट नहीं करता, बट दिस इज एप्लीकेबल टू दिस कॉन्सेप्ट एज वेल. अब देखो, ये अगर मैं यहाँ पर if I look at the mathematical aspect, यहाँ पे f is equals to kx है. इस x को आप इधर ले आओ on the left side, so this becomes f divided by x. यहाँ k आ जाएगा. Now this is basically forces in newtons. This extension is in meters. अगर मैं ऐसा यूनिट देखूं, so basically जो k का जो basically SI यूनिट होता है, that is Newton per meter या Newton m-1. Alright, so यहाँ पर अगर ये है तो you will be asked to define this. मतलब देखो, he's asking spring constant as force per unit extension, force divided by extension, and you have to use this equation. ये बात याद रखिएगा, force should be in newtons and extension should be in meters. Most of the times paper में centimeters में दे देता है. So you have to be careful. For the next part, he says, sketch, plot, and interpret load extension graphs for an elastic solid and describe the associated experimental procedures. अब देखो, मैं यहाँ पर इसी चीज को explain करता हूँ. I will copy this. ठीक है. अब मैंने यहाँ पर ये क्या किया है, I will try to make a graph of this, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह पेपर में पूछा जाता है. राइट. अब देखो, यहाँ पर होता ये है कि मैं यहाँ पर अच्छा, इसने यहाँ पर लोड एक्सटेंशन का यहाँ लोड है, यहाँ एक्सटेंशन. अब देखो, if there was no load, ये लोड है. If there was no load, okay, is my screen visible? Is my screen visible, बच्चों? Yes. Okay. Now, if you look closely, यहाँ पर लोड लिखा है, यहाँ एक्सटेंशन है. लोड इज इन न्यूटन्स, एक्सटेंशन इज इन मीटर्स. अब यहाँ पर देयर इज नो लोड. लोड का मतलब है देयर इज नो मास अटैच टू इट, इस स्प्रिंग के ऊपर. अब ये जो स्प्रिंग है, जब इस पे लोड जीरो है तो एक्सटेंशन भी जीरो है. एग्रीड. मतलब इसका मतलब है दिस ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. फिर उसके बाद वन थिंग विच इज एप्लीकेबल, अब यहाँ पे जितनी ज्यादा मैं लोड लगाता जाऊंगा, ये स्प्रिंग उतना ज्यादा एक्सटेंड होता जाएगा एंड प्रोपोर्शनली बढ़ेगा. तो इसका मतलब है ये ग्राफ जो है वो इस तरह जाता है. लेकिन अप टू अ सर्टेन पॉइंट, अब ऐसा होगा कि अब इस पे वेट अटैच करते जाओगे, ये स्ट्रेच होता जाएगा, एक्सटेंड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी लेंथ. बट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, कि एक पॉइंट आएगा कि आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, और जब उस पे और ज्यादा वेट अटैच करोगे तो वो टूट जाएगा. इसका मतलब है देयर इज अ लिमिट जहां तक ये हो सकता है. एंड दैट, और वो लिमिट कौन सी है, दैट लिमिट इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये अगर मैं ये कहूं कि देखो, इस पॉइंट तक जो फोर्स एंड एक्सटेंशन थी, दे वर बेसिकली फॉलोइंग द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस्पेक्ट. नाउ अगर मैं इस पर और ज्यादा वेट अटैच करता हूं तो होता यह है कि थोड़ी सी एक्सटेंशन पे लोड
जो है ना, मैंने थोड़ा सा लोड अटैच किया है लेकिन एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होगी। जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नोन एज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और ये चीज इसने यहाँ पर हुक्स लॉ तो इसने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसने कहा हुआ है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर अ लोड एक्सटेंशन ग्राफ एंड आइडेंटिफाई दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ। ठीक है, इलास्टिक लिमिट वो है, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। अब ये इसके बाद ये होता है कि इस पॉइंट के बाद अगर मैं आगे जाऊं तो वो परमानेंटली स्ट्रेच हो जाती है चीज। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज आपने रबर बैंड को अगर कभी स्ट्रेच किया है, व्हाट हैपेंस इफ यू स्ट्रेच अ रबर बैंड, आप रबर बैंड को थोड़ा सा खींचते हो और उसको फिर रिलीज करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, मतलब जितनी उसकी ओरिजिनल डायमेंशंस होती हैं। लेकिन इफ यू ट्राई टू स्ट्रेच इट मोर, एक बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो उस पे, तो और आप उसे जब रिलीज करो तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ से वो लेंथ ज्यादा हो जाती है। मतलब वो रबर बैंड आपको लगेगा कि अपनी लेंथ से बड़ा हो गया। इसका मतलब है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से ज्यादा फोर्स आपने लगा दी। तो हर हर चीज की एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हर मटेरियल, लेदर, एक्सक्यूज मी, लेदर की होती है रबर की होती है, मेटल्स की होती है, राइट। सो ये चीज समझना इम्पोर्टेंट है। आपसे पेपर में यू विल बी आस्क्ड टू ड्रॉ ग्राफ, आपको ये पॉइंट आइडेंटिफाई करने को कहेगा। सो ये चीज है विच यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एंड आई बिलीव दिस इज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक, और कुछ भी नहीं। ठीक है, सो लेट मी टेक आउट सम क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस करता हूँ। मैं नेक्स्ट क्लास में क्विज डिस्कस करूंगा। अब ये देखो, अब पेपर में क्या करता है, पेपर में इतना सिंपल नहीं करता। मैंने देखो आपको यहाँ पर इन माय ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर लोड रखा था और यहाँ पर एक्सटेंशन रखी थी ऑन एक्स एक्सिस। अब पेपर में ये भी कर सकता है, और मेरा ग्राफ ऐसा था, ऐसा जाके और ऐसा हो गया। ठीक है, इट वाज स्ट्रेट एंड देन इट बेंड। ठीक है, ये मैंने बताया था, दिस इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि यहाँ तक ये पोर्शन है स्ट्रेट लाइन का, दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग कि ये इस पॉइंट तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसके बाद लिमिट नहीं है, वो कर्व बन जाता है। लेकिन पेपर में क्या करेगा, वो एक्सिस बदल देगा, एक्सटेंशन देखो इधर ले आया, लोड इधर ले आया, यहाँ पर देखो। अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो होगा ये, मैंने आपको ये बताया था, आफ्टर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यू विल, इफ यू अप्लाई अ स्मॉल फोर्स, एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसा यहाँ पर देखो, ये स्ट्रेट प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ये हाईलाइट करके दिखाऊं, ये देखो, मतलब यहाँ तक इस पॉइंट तक ऑलमोस्ट, मतलब या इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक ये वाला, दिस इज बेसिकली लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सीधा रह रहा है, फिर यहाँ से कर्व बन रहा है। और देखो आपने थोड़ा सा लोड अप्लाई किया है, एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होना शुरू होगी, मतलब और ज्यादा लोड लगाते हो एक्सटेंशन और ज्यादा होना शुरू। पेपर में यू विल बी गिवन विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वो लोड इधर भी दे सकता है, लोड इधर भी दे सकता है, बट यू हैव टू रिमेंबर के after the limit of proportionality the extension will increase for small increase in force. So यहाँ पे limit of proportionality जो है it is b, क्योंकि उसके बाद the curve is the behavior of the graph is in the shape of a curve. ठीक है, तो ये चीज है। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज आई विल गो फॉरवर्ड। जी, किसी का कोई सवाल है?
नहीं है कोई सवाल? ओके, अब यहाँ देखो, वो कहते हैं a spring balance is calibrated to give readings in newtons. The graph shows how the length of the spring varies with load. इसने बताया कि जब लोड, देखो यहाँ पर इसने लेंथ ड्रॉ की है, याद रहे एक्सटेंशन नहीं है इधर, देखो वो चेंज करने की कोशिश कर रहा है, आपको कंफ्यूज करेगा। लेंथ है, इट शोज कि अच्छा, मुझे कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग? कोई बता सकता है व्हाट इज द टू ओरिजिनल लेंथ? सेंटीमीटर्स बिल्कुल, क्योंकि द लो व्हेन लोड इज जीरो तो वो 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब है द ओरिजिनल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर्स बिकॉज द लोड इज जीरो। लेकिन देखो यहाँ लेंथ है, और वो जैसे जैसे वो लोड ऐड करता जा रहा है लेंथ बढ़ती जा रही है और स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है, इसका मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी पे नहीं पहुंची है। अब वो कहता है कि a load causes the spring of the balance to extend by 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर एक हम लोड लगाते हैं, जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन हो जाती है। इसका मतलब है इफ द एक्सटेंशन इज 3 सेंटीमीटर, तो व्हाट विल बी द न्यू लेंथ? 2 उसकी ओरिजिनल लेंथ है, 3 एक्सटेंशन हो गई है, तो फाइनल लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वो पूछता है व्हाट इज द बैलेंस रीडिंग? बैलेंस क्या रीड कर रहा है? फोर्स, देखो ना, स्प्रिंग बैलेंस इज कैलिब्रेटेड टू गिव रीडिंग इन न्यूटन। हमने ये देखना है कि इस लेंथ के ऊपर 5 सेंटीमीटर के ऊपर कितनी फोर्स या कितने न्यूटन्स लग रहे हैं। 15 न्यूटन्स। पेपर में इस तरह चेंज करता है चीजें, तो यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। ये सवाल समझ आया सबको? नहीं आया समझ? जो नहीं बोल रहा फिर अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये देखो, यहाँ पर द क्वेश्चन स्टेट्स के the table shows how the extension of a spring varies with load. Now यहाँ पर नजर आ रहा है कि when the load is zero, ये देखो extension है, this is not length. तो load zero है, extension zero है, आपने load में 2 न्यूटन्स का चेंज लेके आए और एक्सटेंशन जो है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। अब आपने लोड में अगेन 2 न्यूटन्स चेंज लिया, यहाँ पर अगेन आपने +2 किया, यहाँ पर भी +2 किया, यहाँ +3 हो गया, राइट? यहाँ पर भी +3 हो गया। इसका मतलब है प्रोपोर्शनली बढ़ रही है चीज, मतलब आप जितना चेंज लोड में कर रहे हो एक्सटेंशन भी उतना ही चेंज आगे लेके आ रही है, प्रोपोर्शनल। दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनल इज। उसके बाद 2 4 के बाद 6 पे जाते हो तो दिस इज बेसिकली +2, और यहाँ पे आ रहा है +3। अगेन +2 चेंज किया, यहाँ फिर +3 चेंज हुआ, यहाँ फिर +2 किया, अगेन +3 चेंज किया। वो कहते हैं कि द टेबल शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रिंग वेरीज विद लोड, ये मैंने आपको दिखाया। बिटवीन विच टू लोड्स वुड यू फाइंड द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी किस तरह यहाँ से पता चलेगा? देखो, अब यहाँ पे मैं +2 देखता हूँ तो मुझे यहाँ +5 नजर आ रहा। पहले तो हर जगह कॉन्स्टेंटली +3 होता जा रहा था, लेकिन अब वो +5 होना शुरू हो गया। किस लोड के बाद? 10 न्यूटन्स के बाद जब आपने 12 न्यूटन्स ऐड किए ना, तो लोड बढ़ गया। 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगी ज्यादा, होनी तो इसको 18 चाहिए थी अगर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बढ़ी होती। तो इट मींस कि जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो इन दो लोड्स के दरमियान है, ठीक है? सो दिस इज 10 न्यूटन टू 12 न्यूटन। क्या ये बात सही है?
no one is explaining. I would like you to watch this over again. ये देखो, वो कहते हैं a steel spring is stretched by a load, the load is increased. आपने एक स्टील स्प्रिंग लिया, उस पे लोड अटैच किया और उसका लोड बढ़ाते जा रहे हो उसके ऊपर, तो वो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेच जो एक्सटेंशन है वो भी बढ़ेगी। वो कहते हैं एट फर्स्ट द एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू द लोड, द स्प्रिंग रीचेज इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एट एल। व्हाट इज द करेक्ट ग्राफ ऑफ द एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड? कोई इसका आंसर बताना चाहेगा? एनीवन? Sir, it's B. नहीं, बी? आर यू सेइंग बी अब्दुल्ला? No, sir, B. नहीं, बी फॉर मतलब बी फॉर बॉल? आप ये कह रहे Yes, हो sir. बी? गलत है, बी नहीं हो सकता। मतलब जीरो आप बताना चाह रहे हो कि ये जीरो, ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है व्हेन देयर इज लोड जीरो, जब जीरो लोड है तो एक्सटेंशन सबसे ज्यादा है। इस पॉइंट पे देखो, ये तो गलत हुई बात। सर डी। इट्स डी। उसकी वजह ये है कि कुछ हद तक द ग्राफ, एक्सटेंशन लोड ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पर देखो उसने चेंज कर दिया है। ये एक्सटेंशन लोड ग्राफ याद रखो, एक्सटेंशन लोड ग्राफ ऐसा होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद ग्राफ यूं हो जाता है। इट शोज, ये देखो ना, इट शोज कि आपने इस पॉइंट के बाद आपने देखो थोड़ा सा, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं, देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लोड बढ़ाया है, लोड मैंने इतना बढ़ाया, एरो का साइज देखो, एक्सटेंशन का एरो देखो, एक्सटेंशन का एरो देखो। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैं इधर लेके आया हूँ, नजर तो ये आता है कि मैंने इक्वली लोड बढ़ाया है, लेकिन एक्सटेंशन देखो अब कितनी ज्यादा हो गई है, पहले से ज्यादा एक्सटेंशन होगी। पहले इतनी हुई थी एक्सटेंशन इक्वल लोड बढ़ाने पे, आपने ऑलमोस्ट इक्वल लोड बढ़ाया है, द एक्सटेंशन हैज इंक्रीज्ड बहुत ज्यादा। इसका मतलब है ये ग्राफ सही है, और ऐसा ही ग्राफ होता है, एक्सटेंशन इधर हो लोड इधर। अच्छा, वो कहते हैं एन एक्सटेंशन लोड ग्राफ फॉर अ वायर इज शोन, व्हाट इज द लोड एट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखो ग्राफ में मुझे नजर आ रहा है, ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पे ग्राफ स्ट्रेट के बाद कर्व हो गया, इसका मतलब है ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द लोड एट दिस पॉइंट, तो नजर आ रहा है इस पे लोड, व्हाट इज द लोड एट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, 60 न्यूटन। इसका कोई आंसर दे सकता है? पढ़ो, मुझे जवाब दो।
Answer is B, sir. No, it's not B. Sir, A. पुष्पक आप बताओ, निदत आप. Sir, is it A? Yes, it's A. मैं दरअसल पुष्पक और निदत के बारे में देखना चाह रहा था, उनको समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही. देखो, इफ यू लुक एट, वो कहते हैं दिस इज अ कॉपर वायर का लोड एक्सटेंशन लोड ग्राफ उसने दिखा दिया. वो कहते हैं ये ग्राफ शो क्या करता है. इट शोज, वो कहते हैं एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम्स इजियर टू एक्सटेंड. इसका मतलब है कुछ एक ऐसा लोड आता है जिसमें वायर को एक्सटेंड करना बहुत आसान हो जाता है. यस, नजर आ रहा है यहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद बहुत आसान हो जाता है उसे स्ट्रेच करना. ही इज राइट. एट अ सर्टेन लोड द वायर बिकम्स हार्ड टू एक्सटेंड. भाई अगर हार्ड टू एक्सटेंड होता तो एक्सटेंशन कैसे थोड़े से लोड पे बढ़ रही है. आपने थोड़ा सा लोड बढ़ाया, एक्सटेंशन इंक्रीजेस बहुत ज्यादा. वो तो इजी हुआ टू एक्सटेंड, रादर देन को मुश्किल हो तो वो तो गलत हो गई बात. द लोड एंड एक्सटेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर एनी लोड. ने सी पार्ट को देखो, वो कहते हैं द लोड एंड एक्सटेंशन फॉर एनी लोड. नहीं, हर लोड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते. वो सिर्फ यहां तक के लोड तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उस लोड के बाद ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहते, फॉर एनी लोड नहीं. फिर उसके बाद द लोड एंड एक्सटेंशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं. सो यू लेफ्ट इट. बहुत आसान टॉपिक है ये. जस्ट मैं क्वेश्चन आपके लिए कर लूं, फिर आप करिए. किसी का कोई सवाल है किसी और टॉपिक से या कोई वैसे सब, जब तक मैं सवाल नहीं करा. Does anybody have any question? किसी का कोई सवाल नहीं. पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब. आपका जब तक कोई सवाल है तो आप पूछो. लेट मी टेक आउट सम क्वेश्चन. किसी का कोई सवाल है तो पूछो. जी, एनीवन. No question, sir. मैं अभी भी सवाल ढूंढ रहा हूँ. क्वेश्चंस होते तो हैं लेकिन उसका स्मॉल सा पार्ट होता है. बाकी खुशबख्त
मिधत, आपका कोई सवाल नहीं? आप खामोश हैं। No question, sir.